हेलो फ्रेंड्स, मैं तेजस गायधने। मैं अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम देखेंगे एमसीक्यूज़ ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग की कुछ एमसीक्यूज़ आज हम अपने इस वीडियो में देखेंगे। इससे पहले अगर आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे यूट्यूब चैनल तेजस गायधने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए, जिससे आप मेरी नए नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में लिखा है स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो इंक्लूड्स। इसमें ऑप्शन दिए हैं फाइनेंशियल एक्टिविटीज, बी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, सी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज या फिर डी ऑल ऑफ द अबव। तो कैश फ्लो में क्या क्या इंक्लूड होता है, कैश फ्लो स्टेटमेंट में क्या क्या इंक्लूड होता है। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट आपने फॉर्मेट देखा होगा, उसमें फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ भी, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ भी और इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ भी, यानी तीनों एक्टिविटीज़ उसमें सम्मिलित होती है, इसमें टोटल होते हैं। तो ऑल ऑफ द अबव, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड, इन कैश फ्लो व्हेन अ फर्म includes in fixed assets and short term financial investment। क्या कहते हैं इन कैश फ्लो व्हेन अ फर्म इन्वेस्ट इन फिक्स असेट्स एंड शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट में इन्वेस्ट करता है, तो इसका क्या रिजल्ट आता है, जैसे मैंने अपना पैसा फिक्स असेट्स में और शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट में लगा दिया, तो मेरा पैसा क्या होगा, कम होगा या ज़्यादा होगा। तो इससे क्या होगा, रिजल्ट क्या निकलेगा, इससे रिजल्ट निकलेगा कि मेरा पैसा कम होगा, डिक्रीज कैश, इसलिए इसका आंसर है सी, डिक्रीज कैश। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड, अ फर्म दैट इशू स्टॉक एंड बॉन्ड्स टू राइज फंड रिजल्ट इन। इसका मतलब क्या हुआ, अगर एक फर्म ने अपने स्टॉक्स इशू किए या फिर बॉन्ड्स इशू किए तो फंड राइज होगा, तो इससे क्या रिजल्ट निकलेगा, फंड राइज होगा, यानी मैंने अपने शेयर्स इशू किए, बॉन्ड्स इशू किए, इससे मुझे क्या मिलेगा, पैसा मिलेगा तो क्या होगा, इंक्रीज कैश होंगे। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, इंक्रीज कैश। नंबर फोर्थ, द परचेज वैल्यू ऑफ असेट्स ओवर इट्स सर्विसेबल लाइफ इज कैटेगराइज एज। अगर किसी असेट्स की सर्विसेबल लाइफ हमें कैटेगराइज करना है तो कैसे करेंगे कि किसी मतलब बिल्डिंग की लाइफ है 20 साल चलती है, 20 साल चलती है, तो इसका मतलब क्या हुआ, उसकी डिप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। अगर फिक्स मेथड से अपन हमें डिप्रिसिएशन चार्ज करना है तो कितना परसेंट लेना पड़ेगा, 20 साल चलती है तो 5%, 10 साल चलती है तो 10%, 5 साल चलती है तो 20%, इसी के हिसाब से करते हैं ना। तो डिप्रिसिएशन किसे कैटेगराइज करेंगे, डिप्रिसिएशन से। नेक्स्ट नंबर 5, द बेसिक फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंक्लूड। वही क्वेश्चन, फर्स्ट वाला क्वेश्चन नहीं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट कर रहा है। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बेसिक फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या इंक्लूड होता है, तो बेसिक फाइनेंशियल इनका क्या इंक्लूड होता है, स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो, नहीं ये तो नहीं होता। स्टेटमेंट ऑफ रिटेंड अर्निंग, ये भी नहीं होता। बैलेंस शीट एंड इनकम स्टेटमेंट, ये भी साल के अंदर बाहर बाद में ही देखते हैं इसको भी, लेकिन ये भी नहीं होता। तो क्या होता है, बेसिक होता है जैसे कैश अकाउंट, परचेस अकाउंट, सेल्स रिटर्न, परचेस रिटर्न, ये बेसिक होती है ना, ये बेसिक फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती है। तो ये तो नहीं है इसमें, इसलिए इसका आंसर होगा नन ऑफ द अबव। नंबर 6, द स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो क्लैरिफाइज कैश फ्लो अकॉर्डिंग टू, यानी कैश फ्लो स्टेटमेंट किससे संबंधित है, ऑपरेटिंग एंड नॉन ऑपरेटिंग फ्लो, इनफ्लो एंड आउटफ्लो, नंबर सी इन्वेस्टिंग एंड नॉन ऑपरेटिंग फ्लो, या फिर डी ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंशियल एक्टिविटीज़। तो ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरह ही है। तो स्टेटमेंट इसमें क्या होता है, क्या क्लैरिफाइज करते हैं, तो इसमें ऑपरेटिंग होता है, ऑपरेटिंग इन्वेस्ट एक्टिविटीज़ होती है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ होती है, फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ होती है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमने जो देखा था वही है इसका आंसर। ठीक है, इसका आंसर वही है, मतलब कौन सा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7,
कैश फ्लो एग्जाम्पल फ्रॉम अ फाइनेंशियल एक्टिविटी इज, फाइनेंशियल एक्टिविटीज का एग्जाम्पल कैश फ्लो में क्या है? पेमेंट ऑफ डिविडेंड, रिसिप्ट ऑफ डिविडेंड ऑन इन्वेस्टमेंट, कैश रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर्स, परचेस ऑफ फिक्स असेट्स। तो फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ का हमें एग्जाम्पल देखना है। तो फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ में क्या होता है? आपने देखा होगा फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ में क्या होता है? क्या होता है फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ में? क्या होता है फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ में? जैसे मैंने इशू किया है, पैसा हमें चाहिए, तो शेयर इशू किया है, या फिर किसी से लोन लिया है ना, पैसा चाहिए तो, या फिर बॉन्ड्स इशू किए हैं, डिबेंचर इशू किए हैं, है ना, तो पैसा चाहिए। अगर उसका इंटरेस्ट आप दे रहे हैं, वो भी, अगर लोन लिया है तो उसका इंटरेस्ट भी वही आएगा फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ में। उसके साथ साथ फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ में और क्या क्या आएगा? अगर हमने बॉन्ड्स इशू किए हैं या फिर शेयर इशू किए हैं, तो इसका डिविडेंड भी हमें ही देना पड़ेगा, तो वो भी फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ में ही आ जाएगा। तो इसका पेमेंट ऑफ डिविडेंड, ये उसका आंसर होगा, पेमेंट ऑफ डिविडेंड। जैसे अब सेकंड है बी, रिसिप्ट ऑफ डिविडेंड ऑन इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट ये तो इन्वेस्टमेंट होगी एक्टिविटीज़। और कैश रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर, ये तो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ हो गई। और डी है परचेस ऑफ फिक्स असेट, फिक्स असेट्स परचेस क्या है? ये तो भी इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज़ हो गई। ये तीनों मतलब इन्वेस्टमेंट, ऑपरेटिंग और इन्वेस्टमेंट। तो कौन सी बची? नंबर फर्स्ट, नंबर ए, इसका करेक्ट आंसर है नंबर ए, पेमेंट ऑफ डिविडेंड। नेक्स्ट देखो नंबर 8, कैश फ्लो एग्जाम्पल फ्रॉम अ इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। अब इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में क्या होता है, क्या आता है इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में? अगर हमारे पास पैसा आ गया, अब पैसा हम कहाँ पे लगा रहे हैं? तो पैसा हमने कुछ परचेज किया है, जैसे अगर मशीनरी खरीदनी है, मशीनरी खरीद ली, बिल्डिंग खरीदनी है, बिल्डिंग खरीद ली, बना ली, तो ये इन्वेस्ट किया पैसा, ठीक है, ये हमारे असेट में हमने, फिक्स असेट में हमने इन्वेस्ट किया। कुछ पैसा हमने ऑपरेटिंग के लिए रख दिया, और कुछ बचा खुचा पैसा हमने बैंक में डाल दिया, या फिर किसी के और के शेयर परचेस कर लिए, किसी के कुछ इन्वेस्ट कर दिया। तो ये सब जो होते हैं एक्टिविटीज़, वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में आता है। तो देखिए आंसर नंबर ए, इशू ऑफ डिबेंचर, ये तो नहीं आता, इशू ऑफ डिबेंचर ये तो फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ में आता है। रिपेमेंट ऑफ लॉन्ग टर्म लोन, बी, नंबर 8 बी, मतलब हमने लॉन्ग टर्म लोन के लिए रिपेमेंट कर दिया, ये भी नहीं आता, ये भी फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ में आता है। परचेस ऑफ रॉ मटेरियल, परचेस ऑफ रॉ मटेरियल ये तो ऑपरेटिंग में आ गया। सेल्स ऑफ इन्वेस्टमेंट बाय नॉन फाइनेंशियली इंटरप्राइजेस, सेल्स ऑफ इन्वेस्टमेंट, हमने मेरी इन्वेस्टमेंट है वो सेल्स कर दी, मतलब अगर हमने कुछ इन्वेस्टमेंट के लिए कुछ परचेज भी किया है, मतलब कुछ इन्वेस्टमेंट परचेज भी किया है, वो भी एक्टिविटीज़ इन्वेस्टमेंट में आएंगी। अगर कुछ इन्वेस्टमेंट हमने बेच भी दिया, वो भी एक्टिविटीज़ हमारे इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में आ जाएंगी। तो इसका आंसर क्या होगा? नंबर डी, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट बाय नॉन फाइनेंशियल इंटरप्राइजेस। नेक्स्ट नंबर 9, कैश फ्लो एग्जाम्पल फ्रॉम एन ऑपरेटिंग एक्टिविटी इज, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ की क्या क्या इसमें एग्जाम्पल होगा? नंबर ए, परचेस ऑफ ओन डिवेंचर, सेल ऑफ फिक्स असेट्स, इंटरेस्ट पेड ऑन टर्म डिपॉजिट्स बाय अ बैंक, एंड डी, इशू ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल। तो इसका आंसर अगर ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में क्या आएगा, तो परचेस ऑफ ओन डिवेंचर ये तो नहीं आएगा, सेल्स ऑफ फिक्स असेट्स ये भी नहीं आएगा, मतलब फिक्स असेट हमने बेच दिया तो ये तो इन्वेस्टिंग आ गया। इंटरेस्ट पेड ऑन टर्म डिपॉजिट बाय अ बैंक, इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा, क्योंकि हमने इंटरेस्ट पेड किया है, और इंटरेस्ट पेड किया है, ये सब जो होता है ये ऑपरेटिंग में आ जाएगा। डी ओ इशू कैपिटल ये तो फाइनेंशियल हो गया। नंबर 10, विच आइटम कम्स अंडर फाइनेंशियल एक्टिविटीज इन कैश फ्लो, फाइनेंशियल एक्टिविटीज कैश फ्लो में कौन सा आइटम आ जाएगा? जैसे रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, प्रेफरेंस शेयर के हमने जो पैसा है हमने रिडम्पशन कर दिया, प्रेफरेंस शेयर दे दिए, उसके वापस पैसे। इशू ऑफ प्रेफरेंस शेयर, इशू कर दिया हमने प्रेफरेंस शेयर। इंटरेस्ट पेड ये भी फाइनेंशियल है, ये भी फाइनेंशियल है। इंटरेस्ट पेड हमने अगर
कुछ लोन लिया है, उसका इंटरेस्ट पेड किया है, ये भी फाइनेंशियल एक्टिविटी। अब इंटरेस्ट दोनों जगह आता है, इंटरेस्ट इसमें भी आता है, ऑपरेटिंग में भी आता है, इंटरेस्ट उधर भी आता है। लेकिन इंटरेस्ट कैसा है, किसका है, उसके हिसाब से। अगर लोन का इंटरेस्ट है तो वो फाइनेंशियल में आ जाएगा। अगर कुछ इंटरेस्ट है छोटा मोटा, जैसे इधर उधर का छोटा मोटा इंटरेस्ट है, तो वो जैसे कुछ डेप्टर्स का इंटरेस्ट है, या फिर डेप्टर्स डेटर्स का जो कोई इंटरेस्ट है, वो ऑपरेटिंग में आ जाएगा। तो ये जो इंटरेस्ट पेड है ये भी फाइनेंशियल में आ जाएगा। ऑल ऑफ द अबो, ये तो सही है, ऑल ऑफ द अबो ये तीनों के तीनों हैं जो हमारी फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ में आ जाएंगे, तो इसलिए आंसर डी। नेक्स्ट देखो नंबर 11, एज पर अकाउंट स्टैंडर्ड 3 कैश फ्लो स्टेटमेंट इज मैंडेटरी फॉर। कैश फ्लो स्टेटमेंट किसके लिए मैंडेटरी है, किसके लिए अत्यावश्यक है, किसके लिए है, ऑल इंटरप्राइजेस? नहीं, ये तो गलत है। जो बड़ी इंटरप्राइजेस है उसी के लिए ये ज़रूरी है। कौन सा, क्या कैश फ्लो स्टेटमेंट जो बड़ी है, जिसकी मतलब जिसका टर्नओवर 50 करोड़ से ज़्यादा है, उसी के लिए ये कैश फ्लो स्टेटमेंट मैंडेटरी किया गया है, बाकी के लिए नहीं है। तो ये ऑल इंटरप्राइजेस, ये तो ऑप्शन गलत है। नंबर बी, कंपनीज लिस्टेड ऑन स्टॉक एक्सचेंज। जो कंपनी स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है, जैसे हमने देखा है कि हमें मालूम ही है, जैसे सेंसेक्स में 50 कंपनियां जो टॉप 50 कंपनी हैं वो लिस्टेड है। निफ्टी में 30 जो टॉप 30 कंपनीज है वो लिस्टेड है ना। तो इंडिया और पूरे वर्ल्ड की बात करें तो पूरे वर्ल्ड में सेंसेक्स चलता है, इंडिया में निफ्टी चलती है, तो कौन सा है? तो उसके हिसाब से हम देखें तो ये ठीक है। नंबर सी, कंपनीज विथ टर्न ओवर मोर देन, अभी भी बोला था 50 करोड़ के ज़्यादा उसका टर्न ओवर है वो कंपनी, वो भी उसको भी स्टेटमेंट देना पड़ता है। मतलब कौन से? पहला तो गलत हुआ, ये गलत है ऑल इंटरप्राइजेस के लिए। ये सही है और ये भी सही है, तो इसका ऑप्शन कौन सा ठीक होगा फिर? ऑप्शन सी, ए बी और सी का ये बोथ सी और बी दोनों राइट है, दोनों करेक्ट है, मतलब ऑप्शन सी। 12, लिस्टेड एंटरप्राइजेस नीड टू प्रिपेयर कैश फ्लो स्टेटमेंट ओनली अंडर इनडायरेक्ट मेथड, राइट है, बरोबर है। लिस्टेड एंटरप्राइजेस को कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना ही पड़ता है, और वो भी इनडायरेक्ट मेथड से ही बनाना पड़ता है। तो इसका ऑप्शन जो ए है वो ट्रू है, ये जो सेंटेंस है ये ट्रू सेंटेंस है। नेक्स्ट नंबर 13, इन केस ऑफ फाइनेंशियल इंटरप्राइजेस द कैश फ्लो resulting from interest and dividend received and interest paid should be classified as cash flow from। तो इसमें क्या लिखा है ये देखो अच्छे से, क्या लिखा है, कैश फ्लो रिजल्टिंग फाइनेंशियल इंटरप्राइजेस में देखो, इन केस ऑफ फाइनेंशियल इंटरप्राइजेस, ये देखो, ये पहले सबसे पहले समझ लो। उसके बाद लिखा है फ्रॉम इंटरेस्ट एंड डिविडेंड रिसीव्ड। अच्छा, इंटरेस्ट और डिविडेंड रिसीव्ड हुआ है, इंटरेस्ट पेड शुड बी क्लासिफाइड एज कैश फ्लो फ्रॉम। तो ये तो ऑपरेटिंग में आएगा नंबर 13, क्योंकि ये फाइनेंशियल इंटरप्राइजेस हैं और उसमें इंटरेस्ट और डिविडेंड रिसीव्ड हो रहा है एंड इंटरेस्ट पेड भी किया जा रहा है। तो ये दोनों एक्टिविटीज़ अगर आ रही है तो ये तो ऑपरेटिंग में आता है, तो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज होता है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट 14, इन केस ऑफ अदर एंटरप्राइजेस कैश फ्लो अराइजिंग फ्रॉम इंटरेस्ट पेड शुड बी क्लासिफाइड एज कैश फ्लो फ्रॉम। मतलब हमने इंटरेस्ट पेड किया है, इंटरेस्ट पेड किया है, तो ये हो गया फाइनेंस, मतलब हमने लोन लिया उसका इंटरेस्ट पेड किया, तो ये हो गया फाइनेंशियल एक्टिविटीज़। ओके, इस जो पहला डैश है ब्लैंक है उसमें हम फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ डाल देंगे। वाइल डिविडेंड एंड इंटरेस्ट रिसीव्ड शुड बी स्टेट्स एज कैश फ्लो फ्रॉम, ये तो इन्वेस्टिंग हो गया, हमने डिविडेंड और इंटरेस्ट रिसीव्ड किया, मैंने कुछ पैसा इन्वेस्ट किया, उस पैसे का इंटरेस्ट मिल रहा है, उस कुछ शेयर में इशू किया, उसका डिविडेंड मुझे मिल रहा है। मतलब क्या हुआ, मैंने क्या किया, इन्वेस्ट किया था, ठीक है। अगर गाय अगर उधर जाएगी तो बछड़ा भी उधर ही जाएगा, अगर गाय इन्वेस्टमेंट में आएगी
तो उसका मिलने वाला जो इंटरेस्ट है, उसका मिलने वाला जो डिविडेंड है वो भी उसी में आएगा ना। तो इसी उसके हिसाब से ये जो है डिविडेंड रिसीव्ड हो रहा है, इंटरेस्ट रिसीव्ड हो रहा है, ये तो जाएगा इन्वेस्टिंग में। और अगर हम इंटरेस्ट पेड कर रहे हैं मतलब हमने लोन लिया, उसका इंटरेस्ट पेड कर रहे हैं। अगर लोन लिया ये अगर फाइनेंशियल में आता है तो उसका इंटरेस्ट पेड किया, वो भी फाइनेंशियल आएगा। तो इसका हिसाब से ये देखो, हाँ, अदर इंटरप्राइजेस, ये फाइनेंशियल इंटरप्राइजेस नहीं है, ये भी ध्यान में रखना। हाँ, इन केस ऑफ अदर इंटरप्राइजेस, है ना। तो इसके हिसाब से अगर हम देखें तो इसमें आ जाएगा, पहली ब्लैंक में आएगा फाइनेंशियल और दूसरे में आ जाएगा इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। ओके, इसलिए ऑप्शन बी सही है। उसके बाद देखो 15, इशू ऑफ बोनस शेयर्स एंड कन्वर्जन ऑफ डिबेंचर इनटू इक्विटी आर शोन एज फुटनोट टू द कैश फ्लो स्टेटमेंट। अगर हम बोनस शेयर्स इशू करते हैं तो उसको हम कन्वर्जन करते हैं इक्विटी में, तो उसके नीचे हम फुट नोट लिखते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट में। ये भी सही है ना, लिखते हैं, गलत नहीं है, ये सही है। तो इसका आंसर ट्रू ही आएगा। नंबर 16, व्हेन अ फिक्स असेट्स इज बाउट एज हायर परचेज इंटरेस्ट एलिमेंट इज क्लासिफाइड अंडर। अगर हम हायर परचेज करते हैं, कुछ असेट्स हायर परचेज करते, फिक्स असेट्स हायर परचेज करते हैं, और उसके बाद में देखा है एंड लोन एलिमेंट इज क्लासिफाइड अंडर। तो ये जो है हायर परचेज करते हैं, इसका मतलब ये फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ में आ जाएगा। और उसके बाद लोन एलिमेंट क्लासिफाइड एज अंडर, ये भी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में आ जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी। नंबर 17, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर फॉल्स। कौन सी स्टेटमेंट फॉल्स है? ओल्ड फर्नीचर रिटर्न ऑफ डजंट इफेक्ट कैश फ्लो। ये सही है, फर्नीचर अगर रिटर्न ऑफ करते हैं तो इसमें कैश का कोई है ही नहीं रोल कॉल, तो ये तो सही है, ये करेक्ट है। हमें क्या पूछना है, देखना है फॉल्स, फॉल्स देखना है, मतलब ये सही है, ये फॉल्स नहीं है। ए। नंबर बी, कैश फ्लो स्टेटमेंट इज अ सब्स्टिट्यूट फॉर कैश अकाउंट, ये गलत है, ये रॉन्ग है, फॉल्स है। अप्रोप्रिएशन ऑफ रिटेन्ड अर्निंग इन नॉट शोन इन कैश फ्लो स्टेटमेंट, ये भी गलत है। नंबर डी, नेट कैश फ्लो ड्यूरिंग अ पीरियड कैन नेवर बी नेगेटिव, ये भी गलत है, पॉजिटिव भी रह सकता है ना। कैश फ्लो नेगेटिव ही थोड़ी ना रहता है, पॉजिटिव भी आ सकता है। तो ये तीनों है फॉल्स, तीनों फॉल्स है। इसका मतलब कौन सा आ जाएगा? बी, सी और डी, मतलब इसका आंसर आ जाएगा बी, सी और डी का। ठीक है, ये तीनों फॉल्स है, सिर्फ करेक्ट एक ही है। उसके बाद नंबर 18, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैश फ्लो, मतलब इनमें से कौन सा कैश फ्लो इनफ्लो नहीं है, कैश इनफ्लो नहीं है। नंबर 18, इसका करेक्ट आंसर है मतलब डिक्रीज डेफ्टर्स, ये भी कैश फ्लो है, कैश इनफ्लो है। इशू ऑफ शेयर, इसमें भी इनफ्लो हो रहा है। डिक्रीज इन क्रेडिटर्स, ये नहीं, क्रेडिटर्स डिक्रीज हो रहा है, ये कैश फ्लो में नहीं आता, मतलब ऑप्शन सी, सेल्स ऑफ फिक्स असेट्स, ये भी कैश फ्लो में आता है, पैसा आ रहा है सेल्स से। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैश इनफ्लो, आउटफ्लो, कैश आउटफ्लो मतलब पैसा जा रहा है किससे? इंक्रीज इन प्रीपेड एक्सपेंसेस, पैसा जा रहा है। इंक्रीज इन डेफ्टर्स, ये भी पैसा जा रहा है। इंक्रीज इन स्टॉक, ये भी। इंक्रीज इन क्रेडिटर्स, हाँ क्रेडिटर्स, नंबर डी, ऑप्शन डी। नेक्स्ट, which of the following is an conversional method of ascertaining cost? नंबर 20, इसमें क्या है?
एब्सॉर्प्शन कॉस्टिंग, फुल कॉस्टिंग, बोथ बी एंड सी, नंबर डी नन ऑफ द अबव। तो इसमें क्या बोल रहा है, कन्वर्शनल मेथड कौन सी है, ये दोनों है कन्वर्शनल मेथड, एब्सॉर्प्शन और फुल कॉस्टिंग दोनों है, इसका मतलब बी और सी दोनों हैं, ठीक है। तो इसका आंसर कौन सा आएगा, सी, इसका आंसर आएगा सी। नंबर 21, अंडर एब्सॉर्प्शन कॉस्टिंग प्रॉफिट इज एसर्टेन, इसका आंसर आएगा ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंस बिटवीन सेल्स एंड टोटल कॉस्ट, ये तो सही है। बाय कंपुटेशन एज पर डिजायर्ड रेट ऑफ प्रॉफिट ऑन सेल और कॉस्ट, ये भी सही है, इसका आंसर आएगा सी, ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी। नंबर 22, while ascertaining gross profit under absorption costing, only that portion of manufacturing overheads in deducted from sales revenue which is associated with the goods sold, ये तो सही है, सही है, ऑप्शन ए। नंबर 23, अंडर absorption costing among fixed expenses, नंबर ए फिक्स मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस आर इंक्लूड इन यूनिट कॉस्ट, ये सही है, ओके, ये करेक्ट है। फिक्स नॉन मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस आर इंक्लूडेड इन यूनिट कॉस्ट, ये गलत है। बोथ ए एंड बी, ये भी गलत है। नन ऑफ द अबव, ये भी गलत है, मतलब ये ही सही है, ए। नंबर 24, एब्सॉर्प्शन कॉस्टिंग इज यूज्ड फॉर किसके लिए यूज करते हैं, प्राइस डिटर्मिनेशन ऑन बेसिस ऑफ फुल कॉस्ट, ये तो सही है, ये सही है, ऑप्शन ए सही है। सॉल्यूशन ऑफ सेपरेशन ऑफ कॉस्ट, नहीं ये तो नहीं आएगा एब्सॉर्प्शन कॉस्टिंग में। कैलकुलेशन ऑफ ग्रॉस एंड नेट प्रॉफिट, ये भी नहीं आएगा। ऑल ऑफ द अबव, ये भी नहीं आएगा, ठीक है, मतलब ऑप्शन ए सही है, 24 का ए ऑप्शन सही है। नंबर 25, एब्सॉर्प्शन कॉस्ट हेल्प इन डिफरेंस बिटवीन प्रोडक्ट कॉस्ट एंड पीरियड कॉस्ट, ओके, ये तो सही है, ऑप्शन ए, दोनों मतलब इसका डिफरेंस बिटवीन प्रोडक्ट कॉस्ट और पीरियड कॉस्ट का जो बिटवीन डिफरेंस है वो हम उसमें निकालते हैं। नंबर बी, चार्ज ऑफ फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड्स ऑन इन्वेंट्री, ये भी सही है, मतलब बोथ ए एंड बी, मतलब ये सी सही है, नन ऑफ द अबव गलत है, ठीक है। तो इसका मतलब इसका आंसर होगा सी। नंबर 26, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू, कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है, ये देखो। नंबर 26, एब्सॉर्प्शन कॉस्टिंग हेल्प इन प्रिपरेशन ऑफ फिक्स बजट, नहीं ये गलत है, गलत है। एब्सॉर्प्शन कॉस्टिंग इज डिपेंडेंट ऑन लेवल ऑफ आउटपुट, ये सेट है, आउटपुट पे आउटपुट के लेवल पर डिपेंड करता है। एब्सॉर्प्शन कॉस्टिंग इज वेरी हेल्पफुल इन टेकिंग मैनेजरियल डिसीजन, नहीं ये तो नहीं, मार्जिनल कॉस्ट हेल्पफुल रहता है, ये तो गलत है। और नंबर डी, एब्सॉर्प्शन कॉस्टिंग हेल्प टू कंफर्म विथ एक्रूअल एंड मैचिंग कंसेप्ट, ये सही है, ठीक है, हेल्पफुल रहता है कंफर्म एंड एक्रूअल एंड मैचिंग कंसेप्ट के लिए। तो मतलब बी एंड डी कौन सा है ऑप्शन, बी एंड डी वाला ऑप्शन डी है, तो डी ऑप्शन जो है ये वो करेक्ट रहेगा। नंबर 27, फिक्स्ड एक्सपेंसेस decrease per unit with the increase in production and increase per unit with the decrease in production, ठीक है। क्या बोल रहा है, फिक्स एक्सपेंसेस है वो डिक्रीज करता है पर यूनिट कॉस्ट को, डिक्रीज पर यूनिट विद द इंक्रीज इन प्रोडक्शन, मतलब
फिक्स एक्सपेंसेस डिक्रीज पर यूनिट विद द इंक्रीज इन प्रोडक्शन, सही है, एंड इंक्रीज पर यूनिट विद द डिक्रीज इन प्रोडक्शन, ओके, ये भी सही है। मतलब इसमें दो दो सेंटेंस है, दोनों सेंटेंस सही है, तो इसका आंसर ट्रू आएगा। नंबर 28, मार्जिनल कास्ट इज टेकन एज इक्वल टू, मार्जिनल कास्ट किसके अकॉर्डिंग इक्वल रहता है, किसके थ्रू इक्वल रहता है? प्राइम कॉस्ट प्लस ऑल वेरिएबल ओवरहेड, हाँ बराबर है, मार्जिनल कास्ट इसी को तो कहते हैं, प्राइम कास्ट प्लस वेरिएबल ओवरहेड, ठीक है, तो इसका आंसर ए सही रहेगा। मार्जिन कॉस्ट माइनस ऑल वेरिएबल ये गलत है, वेरिएबल ओवरहेड ये भी गलत है, नन ऑफ द अबव ये भी गलत है, मतलब ए सही है। नंबर 29, इफ टोटल कास्ट 100 units is rupees 5000 and those of 101 units is rupees 5030, then increase is rupees 30 in total cost is, तो इसको मार्जिनल कास्ट कहेंगे। मतलब क्या होगा, अगर 100 यूनिट्स के 5000 रुपये होते हैं, टोटल कास्ट 5000 रुपये होती है, तो 101 यूनिट्स के मतलब 101 यूनिट्स के 5030 यानी 30 रुपये, मतलब जो एक यूनिट बढ़ा उसका 30 रुपये बढ़ा, तो इसका वो 30 रुपये जो टोटल कास्ट है एक, ये मार्जिनल कास्ट है, ऑप्शन ए सही है, ठीक है। प्राइम कास्ट बोल नहीं सकते, ऑल वेरिएबल ओवरहेड ये भी नहीं हो सकता, ये तो बिल्कुल ही नहीं हो सकता, नन ऑफ देखो, तो ए सही है 29। 30 देखो, मार्जिनल कास्ट इज कंप्यूटेड एज, ये अभी अभी देखा हमने, प्राइम कास्ट प्लस ऑल वेरिएबल ओवरहेड, यही सही है, बाकी की मत देखो, बाकी देखो ही मत, क्योंकि यही सही है पहला वाला। ऑप्शन 31, मार्जिनल कास्टिंग इज आल्सो नोन एज डायरेक्ट कॉस्टिंग, वेरिएबल कॉस्टिंग, बोथ ए एंड बी एंड नन ऑफ द अबव। मार्जिनल कॉस्टिंग यानी डायरेक्ट कॉस्टिंग और वेरिएबल कॉस्टिंग यानी बी एंड सी, ए एंड बी, ऑप्शन ए एंड बी। नंबर 32, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू, कौन सी स्टेटमेंट्स ट्रू है, सही है? मार्जिनल कॉस्टिंग इज नॉट अ इंडिपेंडेंस सिस्टम ऑफ कॉस्टिंग, ये तो सही है, इंडिपेंडेंट नहीं है ये। इन मार्जिनल कास्टिंग ऑल एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट आर डिवाइडेड इनटू फिक्स्ड एंड वेरिएबल कंपोनेंट, ये भी सही है, दोनों पे डिपेंड करता है, ये भी सही है। इन मार्जिनल कॉस्टिंग फिक्स कॉस्ट आर ट्रीटेड एज प्रोडक्ट कॉस्ट, नहीं है, फिक्स्ड कॉस्ट ये तो ये हो गया, कौन सी वो एब्सॉर्प्शन में हो गया। और डी, मार्जिनल कॉस्टिंग इज नॉट टेक्निक ऑफ कॉस्ट एनालिसिस, ये भी गलत है, ये गलत है, ये भी गलत है, मतलब कौन सा, ए और बी, ए और बी, इसका मतलब इसका आंसर आएगा ऑप्शन ए, ऑप्शन ए एंड बी वाला, ठीक है, ऑप्शन ए। नंबर 33, while computation of profit in marginal costing, 33, while computation of profit in marginal costing, option A, total marginal cost is deduct from total sales revenues, तो इसका आंसर यही सही रहेगा, टोटल मार्जिनिंग कास्ट डिडक्ट फ्रॉम टोटल सेल्स रेवेन्यूज, टोटल सेल्स रेवेन्यूज से हम इसको लेस करते हैं, ये सही है। टोटल मार्जिनल कॉस्ट इट एडेड, ये तो गलत है, ऐड ही नहीं करते। फिक्स कॉस्ट इज एडेड टू कंट्रीब्यूशन, ये भी गलत है, ये भी गलत है, मतलब ए ही सही है। नंबर 34, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एजम्पशंस ऑफ मार्जिनल कॉस्टिंग, कौन सी मार्जिनल कॉस्टिंग है? इसमें ए लिखा है, ऑल द एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट कैन बी डिवाइडेड इनटू फिक्स एंड वेरिएबल कंपोनेंट, ये तो सही है, ऑप्शन ए भी बराबर है। बी, टोटल फिक्स कॉस्ट रिमेन्स कांस्टेंट
एट ऑल लेवल ऑफ आउटपुट, ये भी सही है। टोटल वेरिएबल कॉस्ट वेराइज इन proportion टू द वैल्यू ऑफ आउटपुट, ये भी सही है। पर यूनिट सेलिंग प्राइस रिमेन अनचेंज्ड एट ऑल लेवल्स ऑफ ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, ये भी सही है। मतलब ए बी सी डी सही सही है, पूरे सही है, मतलब ऑप्शन डी सही है। इसका मतलब ऑप्शन डी ये सही है। 35 इन टू पीरियड, अच्छा ये न्यूमेरिकल है। इन टू पीरियड टोटल कॉस्ट अमाउंट टू ₹5,000 and ₹4,000 अगेंस्ट प्रोडक्शन ऑफ 20,000 and 15,000 units respectively. Determine marginal cost per unit and fixed cost. अच्छा, मतलब इसमें आपको मार्जिनल कॉस्ट निकालनी है एंड फिक्स कॉस्ट निकालनी है। तो मार्जिनल कॉस्ट का फार्मूला क्या है? चेंज ऑफ टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय चेंज ऑफ क्वांटिटी, है ना। तो इसको हम निकाले तो कैसे निकालें? एमसी मार्जिनल कॉस्ट निकालनी है। एमसी इज इक्वल चेंज ऑफ टीसी डिवाइडेड बाय चेंज ऑफ क्वांटिटी, है ना। तो टीसी कितना है? टीसी चेंज ऑफ टीसी, ये देखो सबसे पहले चेंज ऑफ टीसी टोटल कॉस्ट 40,000 से 50,000 का, मतलब कितना चेंज हुआ? 10,000 का चेंज हुआ। तो 10,000 डिवाइडेड बाय क्वांटिटी में कितना चेंज हुआ? 15,000 से 20,000, मतलब 5,000 का। 15,000 20,000 माइनस 15,000 कर दो, कितना? 5,000। तो 10,000 डिवाइडेड बाय 5,000 कितना हो गया? 2। मतलब पर यूनिट कॉस्टिंग कितनी हो गई? 2 आ गई। पर यूनिट कॉस्टिंग 2 आ गई, मतलब ऑप्शन ए ही सही रहेगा। डायरेक्ट इसका हिसाब करें तो, है ना। और फिक्स कॉस्ट कितना? फिक्स कॉस्ट कितना चेंज हुआ? 10,000 का। तो फिक्स कॉस्ट कितना? 10,000। 5,000 डिवाइडेड बाय 10,000 डिवाइड कितना हो गया? डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे तो 10,000। तो इसका ऑप्शन होगा ए। 36 अंडर हाई एंड लो पॉइंट मेथड द आउटपुट at 2 different level is compared with the amount of dash incurred at these 2 points. इसका ऑप्शन आएगा टोटल कॉस्ट। इसका सही ऑप्शन बी। लो पॉइंट मेथड जो है, हाई एंड लो पॉइंट मेथड, इसके हिसाब से आउटपुट 2 लेवल का, 2 डिफरेंस लेवल का आउटपुट आएगा। तो उसको कंपेयर करते हैं अमाउंट ऑफ टोटल कॉस्ट से। नंबर 37 गिवन मैक्सिमम वैल्यू ऑफ प्रोडक्शंस एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ प्रोडक्शंस इज 10,000 एंड 5,000 यूनिट। 10,000 और 5,000 है। ओके, मिनिमम और मैक्सिमम यानी कितने का डिफरेंस हो गया? 5,000 का। ओके, मैक्सिमम टोटल कॉस्ट ऑफ ₹25,000 एंड मिनिमम टोटल वैल्यू टोटल कॉस्ट इज ₹15,000। इसमें कितना का डिफरेंस है? 10,000 का। ओके, डिटरमाइन टोटल कॉस्ट टोटल फिक्स कॉस्ट एज पर यूनिट मार्जिनल कॉस्ट। तो कितने का डिफरेंस होगा ये देखो। तो डिफरेंस 10,000, वही फार्मूला एम सी इज इक्वल मार्जिनल कॉस्ट, क्या है इसका? एम सी इज इक्वल टी सी डिवाइडेड बाय चेंज ऑफ क्वांटिटी। एम सी इज इक्वल चेंज ऑफ टी सी डिवाइडेड बाय चेंज ऑफ क्वांटिटी। टी सी में कितना चेंज हुआ? कितने रुपए थे? 15,000 रुपये थे मिनिमम और मैक्सिमम थे 25,000, यानी 10,000 का डिफरेंस है। और क्वांटिटी थी 5,000 मिनिमम क्वांटिटी, 5,000 यूनिट और 10,000 मैक्सिमम,
यानी 5,000 वही वाला। तो इसका मतलब पर यूनिट कास्ट 10,000 डिवाइडेड बाय 5,000 इज इक्वल 2, तो 2 पर यूनिट। इसके आंसर पर 2 पर यूनिट मतलब ए। नंबर 38, अंडर मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर अ लाइनर equation is developed in the form of dash wherein y is total cost, a is equal fixed cost, b is equal marginal cost and x is output। तो इसका आंसर क्या आएगा? तो फार्मूला लिखा हुआ है ऑलरेडी, उसमें जो वेयर लिखा है वेयर इन वाई इज इक्वल टोटल कास्ट, इज इक्वल फिक्स कॉस्ट, बी इज इक्वल मार्जिनल कॉस्ट, तो फार्मूला ही आपको देखना है। तो इसका फार्मूला कौन सा आएगा? ए। 38 का ऑप्शन ए आएगा। 39, इन एनालिटिकल मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग मार्जिनल कॉस्टिंग इट इज डिटरमाइंड एज ऑन बेसिस ऑफ पास्ट रिकॉर्ड। ये तो सही है। हम अगर कैलकुलेट करते हैं मार्जिनल कास्ट को तो उसका बेस जो रहता है वो पास्ट रिकॉर्ड पे रहता है। ये तो ऑप्शन ए सही रहेगा। 40, थ्योरी ऑफ कंट्रीब्यूशन इज द एक्सेस ऑफ सेल्स ओवर वेरिएबल कॉस्ट्स। ये भी सही है, एक्सेस ऑफ सेल्स ओवर वेरिएबल कॉस्ट से सेल्स ये ज़्यादा ही रहेगा, इसलिए ये भी सही है। 41, which of the following statement related to contribution analysis are true? क्या है ट्रू? देखो नंबर ए, if contribution is 0 there is loss equal to fixed cost। बराबर है, अगर कंट्रीब्यूशन 0 रहेगा तो इसका तो फिक्स कॉस्ट के बराबर ही रहेगा लॉस, मतलब ये सही है। इफ कंट्रीब्यूशन इज नेगेटिव लॉस इज लेस देन फिक्स कॉस्ट, ये तो गलत है। इफ कंट्रीब्यूशन इज पॉजिटिव एंड मोर देन फिक्स कॉस्ट देयर विल बी प्रॉफिट, नहीं ये तो गलत है, ये भी गलत है, मतलब ऑप्शन ए सही है। 41 ए ऑप्शन सही है। 42, व्हेन कंट्रीब्यूशन इज नेगेटिव बट लेस देन फिक्स कॉस्ट, लेस देन फिक्स कॉस्ट कहाँ पे लिखा है? लेस देन फिक्स कॉस्ट यहाँ पे लिखा है सी में, है ना? कहा गया रे, लेस देन फिक्स कॉस्ट यानी ऑप्शन सी सही है। 43, व्हेन कंट्रीब्यूशन इज पॉजिटिव बट इक्वल टू फिक्स कॉस्ट, इक्वल टू फिक्स कॉस्ट यानी ए लिखा है। 43 बट इक्वल टू फिक्स कॉस्ट, कंट्रीब्यूशन पॉजिटिव यानी ऑप्शन डी सही रहेगा। सही है ना? हाँ सही है। नंबर 44, अपॉर्चुनिटीज टू अचीव फर्दर ग्रोथ विद इन करंट बिजनेस आर इंटेंसिव, इंटीग्रेटिव, कौन सा रहेगा? डाइवर्सिफिकेशन या नन ऑफ द अबव? 44 इसका आंसर रहेगा ऑप्शन ए, इंटेंसिव। नंबर 45, एब्सॉर्प्शन कॉस्टिंग इज आल्सो नोन एज हिस्टोरिकल कॉस्टिंग। हाँ ये तो कहते हैं इसको, एब्सॉर्प्शन को टोटल कॉस्टिंग कहते हैं, दोनों कहते हैं। इसका मतलब सी ऑप्शन रहेगा, इसका ऑप्शन रहेगा सी, ऑप्शन सी। नंबर 46, गिवन प्रोडक्शन इज 1 lakh यूनिट, फिक्स कॉस्ट इज ₹2 lakh, सेलिंग प्राइस इज ₹10 per unit एंड वेरिएबल कॉस्ट इज ₹6 per unit। डिटरमाइन प्रॉफिट यूजिंग टेक्निक ऑफ मार्जिनल कॉस्टिंग। मार्जिनल कॉस्टिंग आपको निकालनी है। मार्जिनल कॉस्टिंग कैसे निकालेंगे? अब प्रोडक्शन 1 लाख का प्रोडक्शन यूनिट में है, रुपीज़ नहीं है, 1 लाख यूनिट प्रोडक्शन हो रहा है, फिक्स कॉस्ट 2 लाख की है, सेलिंग प्राइस 10 रुपये यानी 1 लाख इंटू मतलब 10 लाख का सेल्स है पूरा टोटल सेल्स। ओके, फिक्स कॉस्ट 2 लाख, उसके बाद वेरिएबल कॉस्ट 6 मतलब 6 लाख का तो वेरिएबल कॉस्ट हो गया। तो आपको प्रॉफिट निकालना है मार्जिनल कॉस्टिंग से।
प्रॉफिट निकालना है तो कॉस्ट निकालो, कितना आ गया, ऐसे ही आ जाएगा। ये मार्जिनल कॉस्टिंग का फार्मूला कहाँ यूज़ करेंगे, ऐसे ही निकालेंगे। 6 लाख और ये 2 लाख का फिक्स कॉस्ट, यानी 6 और 2 8 लाख, प्रॉफिट 2 लाख निकलेगा। टोटल आपकी सेल्स 10 लाख है ना, इसके हिसाब से 2 लाख। 47 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू, कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है। 47 इतना पढ़ने में और समझने में ही परेशानी होती है। इन एब्सॉर्प्शन कॉस्टिंग cost is divided into 3 major part, while in marginal costing cost is divided into 2 main parts. 40. Number B, in absorption costing period is important and in marginal costing product is important. ये भी सही है, ए और बी दोनों सही है, मतलब ऑप्शन सी सही है। 48 in context of net operating profit which of the following statement are true। इसका 48 का जो सही ऑप्शन है वो सही ऑप्शन बोथ ए एंड बी, ये दोनों सही हैं। 49 देखो, अंडर एब्सॉर्प्शन कॉस्टिंग managerial decisions are based on profit contribution, profit volume ratio, none of the above। 49 प्रॉफिट पे बेस होता है। मार्जिनल कॉस्टिंग क्या, मार्जिनल डिसीजन आर बेस्ड ऑन प्रॉफिट। इफ सेल्स इज लेस देन प्रोडक्शन एंड देयर नो ओपनिंग स्टॉक, इफ सजेस्ट देयर इज कॉस्टिंग स्टॉक, इज सच अ scenario profit under marginal costing will be less than the one of the one shown by absorption costing। इसका मतलब हुआ जब सेल्स अपने प्रोडक्शन से कम होंगी एंड ओपनिंग स्टॉक बिल्कुल भी नहीं है, तो क्या इंडिकेट कर रहा है, क्या सजेस्ट कर रहा है, मार्जिनल कॉस्टिंग निकालना है तो क्या इंडिकेट कर रहा है, तो लेस देन द मोर शोन बाय द ऑब्जर्वेशन कॉस्टिंग। ये तो सही है, करेक्ट आंसर है, सही, ठीक है। तो ये हो गए आपके 50 सवाल, 50 सवाल के 50 जवाब विद आंसर, ठीक है। ओके, थैंक यू।